Hello everyone, this is Ashish Sansanwal, and in this lecture we'll cover part 4 of IPMET 2019 solution, which has question number 31 to 40. तो चलिए start करते हैं. So our first question is question number 31. Question क्या given? A chord is drawn inside a circle such that length of the chord is equal to the radius of the circle. Now the two circles are drawn, one on each side of the chord, each touching the chord and its middle point and the original circle. Let K be the ratio. तो आपको K की वैल्यू, इन शॉर्ट आपको रेशियो बताना है दोनों सर्कल्स का. ठीक है, तो फिगर बनाते हैं एक बार. ना कुछ ऐसे सर्कल गिवन है आपको दो. ठीक है, एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, कुछ भी मान लेते हैं. आपको रेडियस के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो सबसे इजी रेडियस क्या हो सकता है, 1 मान लेते हैं. चलो रेडियस को इजीली आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, मान लेते हैं सर्कल का रेडियस है आपका 1. इसके मतलब ये लेंथ भी आपकी 1 के बराबर होगी एंड ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा एंड ऑब्वियसली ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ भी 1 होगी. आप आर भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो. मुझे 1 ज्यादा इजी लग रहा है तो मैं 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, तो अगर ये तीनों साइड बराबर है तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा आपका. अगर ये साइड अगर मेरी 1 1 1 है तो दिस हाइट विल बी इक्वल टू √3/2. ठीक है, अच्छा ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी अगर इस सर्कल से, ये लेंथ भी आपकी 1 के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, तो ये बड़ा सर्कल है जो ब्लू सर्कल है, इसका डायमीटर कितना आ गया, इसका डायमीटर आ गया आपका यू कैन से 1 + √3/2. सिमिलरली छोटा वाला सर्कल है, इसका डायमीटर कितना आएगा, यू कैन से पूरा अगर 1 थी ये लेंथ अगर हमारी पूरी 1 है तो 1 में से हम ये √3/2 को माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी. छोटे सर्कल का डायमीटर आएगा हमारा, दैट विल बी 1 - √3/2. अच्छा इतना तो ऑब्वियस है, जो डायमीटर का रेशियो होता है वही हमारा रेडियस का रेशियो होता है. तो आपका रेडियस का रेशियो क्या है, रेडियस का रेशियो आ जाएगा डायमीटर के रेशियो के बराबर, दैट इज 1 + √3/2 डिवाइडेड बाय 1 - √3/2. ये आएगा हमारा रेडियस का रेशियो. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आएगा ये 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3. इसको रैशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा इंटू 2 + √3 करेंगे and into 2 + √3. So this is 2 + √3 का whole square. So that is equal to 7 + 4√3. But ये क्या है, this is ratio of radius or you can say diameter. ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, कि तो हमारा था रेशियो ऑफ एरियाज है. रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस. इसका मतलब आपको 7 + 4√3 का होल स्क्वायर कर. पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आपको दिख ही रहा है कि एक ही ऑप्शन है 7 + 4√3 से बड़ा है, दैट इज डी ऑप्शन. तो सॉल्व करके आपको यही आ जाएगा. सॉल्व करना चाहो तो कर लो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको. 97 + 56√3. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. ये वाला लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसको आप छोटी वैल्यूज मान के कुछ करके आप इजीली कर भी सकते हो इसको. अदरवाइज आर एंड ऑल मानते तो ज्यादा वेरिएबल में आप दुखी हो जाते एंड टाइम ज्यादा लग जाता शायद. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका कि आपका एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर है मान लेते हैं इसको. ठीक है, एंड वहाँ पे इसकी साइड्स हैं ABCD, इनको लेबल कर देते हैं ABCD. A B C and P. ठीक है, अब PQRS are points on square ABCD such that AP is to PB. AP मतलब मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P.
AP is to PB is equal to 1:n, मतलब इनके बीच में रेशियो 1:n. Similarly, then ratio of AB is to PB is equal to BQ is to QC. मतलब यहाँ पे सिमिलरली ऐसा एक कोई पॉइंट Q आएगा, इनका भी रेशियो 1:n है. सिमिलरली यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा R आएगा, इनका रेशियो भी 1:n हो जाएगा. एंड देन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा एक और पॉइंट, एंड उनका भी रेशियो 1:n हो जाएगा. ठीक है. अब आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PQRS टू ABC. मतलब आपका अगर ये आपका स्क्वायर बन गया है, इन दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो निकालना. ठीक है. देख लेते हैं. ऐसा करते हैं, जिस बड़े स्क्वायर है ना उसके साइड को मान लेते हैं 1+n ही मान लेते हैं. यहाँ पे लेबल्ड है ना, वही मान लेते हैं. बड़े स्क्वायर की साइड, इस वाले स्क्वायर की साइड 1+n मान लेते हैं. अच्छा, तो ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. इसकी साइड हो जाएगी √1² प्लस n². ये छोटे स्क्वायर की साइड हो जाएगी. एंड छोटे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? छोटे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपका 1² प्लस n² का रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको रेशियो किससे बताना है? ABCD से, मतलब 1+n का होल स्क्वायर. तो रेशियो ये आ जाएगा 1 इज टू 1+n का होल स्क्वायर. तो योर आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है. अच्छा, कई लोगों का डाउट ये हो सकता है कि ये स्क्वायर कैसे है. सोचना, सिमेट्रिकल फिगर है, ये सारी मतलब सॉल्व करके आपको रियलाइज होगा कि ये स्क्वायर है. अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी मेथड ये हो सकता था कि आप ये टोटल एरिया में से ये चारों एरिया को माइनस करते तो आपका PQRS निकल जाता. ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये. बट मुझे ज्यादा इजी लगा कि आपको देखते पता चलता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड निकल के दोनों का रेशियो निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा. आई होप क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर. सर्कुलर पाथ है तो सर्कल बना देते हैं. ये हमारा सर्कल, इसका रेडियस है हमारा 6 मीटर. अब बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस. ठीक है, इसमें थोड़ा सा सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं. ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड वॉक्स अलोंग अ कॉर्ड AB ऑफ लेंथ 3. मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट होगा B, यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस इसने चला. ठीक है. देन आपका ये डिस्टेंस है, देन उसके देन ही वर्कड अनदर कॉर्ड BC. ठीक है, यहाँ पे कोई C पॉइंट मान लेते हैं. सच दैट आपकी कंडीशन क्या गिवन है? B लाइज ऑन द माइनर आर्क AB. मतलब AB आपकी माइनर आर्क है, मतलब पार्ट ये वाली आर्क आपकी, ये जो आर्क बनती है ये आपकी माइनर आर्क है. अच्छा, माइनर आर्क का तो मतलब पता है ना कि सेमी सेमी सर्कल से छोटी होती है. कि अगर सेमी सर्कल हो जाए तो वो माइनर आर्क नहीं होगी. सेमी सर्कल से बड़ी हो जाएगी तो मेजर आर्क होती है. सेमी सर्कल से छोटी होती है तो माइनर आर्क होती है. ठीक है. इस चीज को हम यूज करेंगे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस बार इतना एम्फसाइज किया है. नेक्स्ट आपका क्या बताना है? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C. ठीक है, मतलब आपको ये लेंथ बताना है. ये जो लेंथ आपकी बन रही है ये लेंथ निकालनी है आपको. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे देखते हैं. ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ समझाने के लिए, माइनर आर्क होगा. अच्छा, इसको सेंटर मान लेते सर्कल का, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट O है. ठीक है. अच्छा, OA कितने के बराबर होगा? वो तो आपको 6 के बराबर होना चाहिए. सिमिलरली OC भी आपका 6 के बराबर होना चाहिए.
ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। आपको क्या निकालनी है? ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, 2-3 मेथड है करने की। एक मेथड तो क्या है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी एंड ऑल, उससे टाइम लगेगा। उस वाले मेथड में शायद से आपको 3 से 4 मिनट तो पक्का लग जाएंगे सॉल्व करने में। दूसरा मेथड है, आई गेस आपको एक पता होगा, इन अ ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल के अंदर साइड्स हैं ए बी सी, सो सी इज ऑलवेज लेस देन ए प्लस बी। सी की वैल्यू हमेशा ए प्लस बी से छोटी होती है। इसका मतलब ये वाली लेंथ को आप बोल सकते हैं 2+3 से छोटी होनी चाहिए, दैट ए सी शुड बी लेस देन 2+3। मतलब ए सी की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 से छोटे कौन से ऑप्शन है? ये तो गलत हो गया हमारा, सी ऑप्शन, एंड बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बचा क्या? ए ऑप्शन बचा और सी ऑप्शन बचा। अब इन दोनों में कैसे चूज करेंगे? अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये सी ऑप्शन कैसे आएगा, √13, अगर मैं 3² + 2² करता हूँ, ये हमारा 13² के बराबर होता है ना। इसका मतलब सी ऑप्शन तो आपका जब भी पॉसिबल होगा जब आपका 90 डिग्री बन रहा होगा, कि अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो ये आपका सी की वैल्यू √13 पॉसिबल आ सकती है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा तो ए सी तो आपका डायमीटर होना चाहिए। जब ये पॉसिबल हो सकता है ना कि अगर ये 90 डिग्री है तो ए सी आपका डायमीटर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अच्छा डायमीटर हो जाएगा तो ऑब्वियसली डायमीटर तो आपका 12 के बराबर आना चाहिए था, और यहाँ पे तो आपका √13 आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सब कुछ, क्या इनकंसिस्टेंट आ रहा है आपका। और दूसरे दूसरे तरीके से आप ये भी देख सकते थे कि अगर ये डायमीटर हो जाता तो ये माइनर आर्क ही नहीं होती आप, कि अगर ये आपका √13 अगर आपका डायमीटर है तो ऑब्वियसली माइनर आर्क हो ही नहीं सकती आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन। इस तरीके से करते तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 30-40 सेकेंड्स में कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा मेथड है, वो भी मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ, बट आपका आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए। अगर आपको इतने में समझ आ गया, इसी मोमेंट पे आप स्किप करके नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज मैं इसका थोड़ा सा डिटेल आंसर बता रहा हूँ कि कैसे करना है। कि अब ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, गलती से मान लेते ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाता आगे तो क्या करते? सब्जेक्टिव में तो क्या ही है कि मतलब कुछ कैसे सॉल्व करते, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, ये लेंथ भी आपकी आर्क 6 रेडियस के बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है, तो दिस इज आल्सो 6। ऐसा कर लेते हैं, एंगल्स मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं x, और इस एंगल को मान लेते हैं y। ठीक है, आई गेस आपने कोसाइन रूल तो पढ़ा होगा। कोसाइन रूल क्या होता है? दैट cos x will be equal to 6² + 6² minus 2² divided by 2 into 6 into 6। सिमिलरली cos y क्या हो जाएगा? ये वाला मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मेथड बता रहा हूँ कितने में से आप सॉल्व करके कर सकते हो कैसे। ठीक है, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा। 6² + 6² minus 3² अपॉन 2 into 6 into 6। ठीक है, एंड उसके बाद मतलब यहाँ से आपकी cos x और cos y आ गया, मुझे निकालनी है लेंथ ए सी की निकालनी है। अच्छा अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूँ, इसकी लेंथ को अगर मैं x मान लेता हूँ, x की l मान लेते हैं, तो मेरे को लेंथ निकालनी है। तो हम इस ट्रायंगल में क्या बोलेंगे? इसमें हम बोलेंगे दैट cos x plus y is equal to 6² plus 6² minus l² upon twice of 6 into 6। ठीक है, जब यहाँ पे क्या करेंगे, cos x plus y का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है हमारा cos a cos x cos y minus sin x sin y। ठीक है,
अब cos x और cos y तो पता है, अगर cos x cos y पता है तो यहाँ से आप थोड़ी सी मेहनत करके आप sin x भी निकाल सकते हो और sin y भी निकाल सकते हो। पुट करके दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 72 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 72। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सॉल्व करके आपकी एल की वैल्यू मिलेगी। ये आपका प्रॉपर अप्रोच है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा है, होप कर लोगे आप, ऐसी आपकी कैलकुलेशन कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसको भी करने के दो मेथड है, दोनों से जो सिंपल लगे आगे से फॉलो कर लीजिए। एक मेथड तो है, कभी भी इस टाइप की अगर इक्वेशन बनती है a mod x प्लस b mod y इज इक्वल टू c, तो आपका एरिया इनक्लोज्ड इज c स्क्वायर टू c स्क्वायर अपॉन a, दिस इज योर एरिया इनक्लोज्ड। तो अगर फॉर्मूला पता है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 6 इज 6 स्क्वायर इज 36 अपॉन 2 इंटू 3, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 6 मतलब 12। तो योर आंसर इज 12 स्क्वायर मीटर्स। एग्जाम में से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो दूसरा मेथड क्या है, आप यूजिंग ग्राफ भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आप ग्राफ से करना चाहते हो। ग्राफ से भी इजी मेथड बता रहा हूँ, कभी भी आपका ऐसा मॉडुलस वाले बन रहे हो कि समथिंग मॉड एक्स एंड समथिंग मॉड वाई, ठीक है, तो आपका ग्राफ हमेशा 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड होता है और सिमेट्रिकल अबाउट बनता है, इनका सेंटर होगा आपका 0,0। ठीक है, एक तरफ का बना लो आप, ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, एंड ये चारों के ना एरिया आपके बराबर आएंगे, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया। तो ऐसे कर लेते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा, लेबलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, ये हमारा पॉइंट्स आएगा, पॉइंट आएंगे। ये वाला आएगा आपका 2, ये वाला आएगा आपका 3, दिस इज 0,2, दिस इज 3,0, दिस इज 0,-2 एंड दिस इज -3,0। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। इसकी हाइट कितनी है, 2 है, बेस आपका 3 है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर इसका एरिया 3 है, टोटल का एरिया कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4। तो आप ये चीज भी कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आती है तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाने में कंफर्टेबल हो, अगर फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड आर 1 मीटर अपार्ट। पॉइंट्स को मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप है। इनके बीच में गैप है 1 मीटर का। ठीक है, if cow moves in a field in such a way that its distance from the 2 points is always in the ratio 3:2। ठीक है, मतलब काउ कुछ ऐसी उसका लोकस है सच दैट रेशियो 3:2 है। एक पॉइंट तो आपको सबसे पहले दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट होगा तो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अगर 1 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितनी कितनी वैल्यूज आएगी, ये आएगी 0.6 एंड यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। एक तो ये पॉइंट ऐसा होगा जिसपे ये दोनों मीट कर काउ होगी। ऐसे सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और मैं 2 मीटर आगे चले जाता हूँ, ठीक है, इमेजिनेशन है, और ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में भी बोल सकते हैं ना कि ए से कितने का गैप हो गया, ए से गैप हो गया हमारा 3 मीटर्स का एंड बी से गैप है हमारा 2 मीटर्स का। रेशियो भी 3:2 आ रहा है एंड इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो रेशियो आपका कभी भी सेम नहीं आ सकता एंड इससे पीछे जाएंगे तो भी रेशियो कभी सेम नहीं आ सकता। मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है,
अब इसके बीच में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई पॉइंट हो, जैसे अगर ऊपर मूव कर रहे हैं नॉल, या ये ऐसे कुछ मूव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट हो, सिमिलरली ऐसे भी नीचे मूव कर रहे हैं एंड ऑल। थोड़ा सा अंदाजा देख के तो पता चल रहा होगा आपको ये क्या बन रहा है, क्या बनता दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन तो पक्का नहीं बनती दिख रही, ऐसा तो नहीं है कि इसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है जिसमें वो होगा। सिमिलरली पैराबोला भी नहीं बनता दिख रहा। पैराबोला किस टाइप का बनेगा, या तो पैराबोला बनता है हमारा कि समथिंग ऐसे बनता, ठीक है। बट उसमें भी आपका अभी हमने ये डिसाइड किया था ना कि ये इससे पहले चले जाएगा तो ये रेशियो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पैराबोला भी नहीं बन सकता। सिमिलरली हाइपरबोला कैसे बनता है, हाइपरबोला बनता है कुछ ऐसे बनता है। और ये तो हमारी कंडीशन ही खराब कर रहा है। जो हमारी कंडीशन क्या थी कि वो हमारी वैल्यूज इसके बीच में आनी चाहिए, उल्टा ये तो बाहर आ रही है, तो ये वैल्यू भी गलत होगी। तो आपका बचा क्या, एक ही चीज बची सर्कल। और आपको दिख भी रहा है कि अगर इसी लोकस को मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रेस करूंगा तो ये कन्वर्ट होके सर्कल बन जाएगा। कई लोगों का डाउट ये होगा कि एकदम से मैंने सर्कल ही क्यों बनाया, हो सकता है ऐसे भी ट्रायंगल बन जाता, कुछ बन जाता। बट ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कि पैराबोला है ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, हाइपरबोला भी नहीं हो सकता। और पैराबोला कैसे होता है कि पैराबोला अगर इन दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा सा बाहर जाएगा, और हमारी रिक्वायरमेंट कहती है इससे बाहर नहीं जा पाएगा, रेशियो सेम नहीं तो 3:2 का रेशियो नहीं आएगा। ये चीजें अगर आप लॉजिकल वे में करना चाहते हो, अगर आप मैथ्स में लगाना चाहते हैं, सिंपल सा एक देख रहे हो रेशियो देख रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑप्शन होता तो ऑनेस्टली मैं एग्जाम में ये चीज करता हूँ, ठीक है। दूसरा अप्रोच है प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच, देख लेते हैं जिससे मन को शांति मिल जाए कि हाँ हमने ठीक ही चीज करी है। वो कब करना है, एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में टाइम बचा हो, आपके सारे क्वेश्चन हो गए हो और आप चेक करना चाहते हैं कि भाई मेरा आंसर पक्का ठीक था या नहीं था, उस केस में वो करना है। वैसे जनरली वैसा सिनेरियो बहुत कम मिलेगा क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं हम 1,0 मान। एंड जो हमारा पॉइंट है इसका मेल लोकस निकालना है, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, y। डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू √x² प्लस y²। सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी इक्वलेंट टू √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, इन दोनों का रेशियो आपको है 3:2, मतलब √x² प्लस y² डिवाइड बाय √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस y², अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, अपॉन x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपका x² प्लस 2x, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9x² प्लस 9y² माइनस 18x प्लस 9, ठीक है। सो 5 अब 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो आर इक्वेशन इज 5x² प्लस 5y² माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। देख के आपको पता चल रहा है कि कभी भी हमारे इक्वेशन के अंदर x और y के हमारे कोएफिशिएंट ऐसे बराबर आ रहे हो तो हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा सर्कल। दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सिंपलीफाई करके बिल्कुल सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। देखने में तो काफी सिंपल सा लेकिन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कि ऐसे देखने में लग रहा है कोसाइन एक्स कोस एक्स गिवन है, आंसर निकाल लो आप, ठीक है। सो क्या गिवन है, cos x प्लस साइन है cos y इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x प्लस साइन y की निकालनी है, ठीक है। सो प्रॉपर अप्रोच से तो मेरे को काफी डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन। ट्राई करते हैं ऑप्शन के थ्रू, अगर हम कर पाए तो, ठीक है। वैल्यूज मान लेते हैं, जनरली वैल्यूज मानना इजी हो जाता है। क्या हम कोई वैल्यू सोच सकते हैं जिसमें ये इक्वल टू 1 आ रहा हो। मेरे को सबसे इजी वैल्यू तो ये लग रही है, इसको भी हाफ मान लेते हैं, इसको भी हाफ मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ और हाफ का सम आ रहा है हमारा 1। बट
डिपेंड करता है। ये हाफ तो हमारा cos थीटा है, हमारा क्वाड्रेंट पे भी मैटर करता है ना। cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। बट उसमें आपका साइन थीटा की है, उसकी वैल्यूज तो हमारी चेंज हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक केस। दूसरा केस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तीसरा केस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चौथा केस है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है एंड ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा साइन एक्स वाई की निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्स माना है, साइन एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम साइन वाई की वैल्यू निकालेंगे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये कौन से एंगल पे होता है आपका, हाफ हाफ आता है आपका 60 डिग्री पे। साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा √3/2 होता है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये √3/2 आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये √3/2 होगा एंड ये √3/2 होगा। देन इस वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -√3/2 एंड यहाँ पे फर्स्ट में ये √3/2। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा -√3/2 एंड यहाँ पे -√3/2। करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज निकाली। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इनके डिफरेंस निकालने हैं। अच्छा, इस केस में हम इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस केस में तो हमारा डिफरेंस आ रहा है √3 आ रहा है। इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, इस केस में आ रहा है हमारा डिफरेंस 0 आ रहा है। इस केस में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -√3 आ रहा है। इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब मैं ये तो बोल सकता हूँ मेरा आंसर -√3 से √3 के बीच में तो पक्का आ रहा होगा, इससे बाहर मे और मे नॉट आ सकता है, ठीक है। कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, एक ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है और ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड है, ठीक है। बचा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, ऐसा कभी हो सकता है बी और डी दोनों एक्स साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 हो जाए आपका, क्या कोई ऐसी वैल्यू सोच सकते हो आप कि एक्स और वाई की बिल्कुल ये वैल्यू है सच दैट वो आपका ये भी सेटिस्फाई करे। ऐसी तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती कि आप सोच ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, आपको एक ही चीज बची है डी ऑप्शन एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये वाला पार्ट ध्यान से सोचना, क्या -√2 से लेकर 2 के बीच वाली वैल्यू आ सकती है। ट्राई करके देख लेना, 2 कभी आपकी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी गिवन सिनेरियो में। सिमिलरली -2 भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज डी ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करने बैठोगे तो मुझे भी नहीं पता यार कितना टाइम लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला मेथड इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्या क्वेश्चन, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू m, then sin to the power 6 थीटा and cos की पावर 6 थीटा वैल्यू बतानी है m की फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन, एक मेथड तो है हिट एंड ट्राई से कर सकते हो कि मतलब m की थीटा की वैल्यूज मानना, उसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। बट उसमें मेरे को रिस्की लग रहा है थोड़ा, क्योंकि m की वैल्यू सिमिलर टाइप ही आ रही है फ्रैक्शन ज़्यादातर हर जगह, m² - 1 m² - 1। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, एक बार प्रॉपर अप्रोच से देख लेते हैं। मुझे लग रहा है सॉलिड मेथड से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रॉपर अप्रोच क्या, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कभी भी साइन रेज़्ड टू पावर 6 ऐसे निकालने तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको पता है। इसको हम दो तरीके से यूज करेंगे। एक यूसेज तो हमारा होगा कि हम बोलेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें यूज करेंगे। दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट m स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा यूसेज है, अगर हम इस चीज का क्यूब करते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3ab, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस b साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज तो 1 होती है, ये हमें निकालनी है। इस चीज को ना वेरिएबल मान लेते हैं, t मान लेते हैं, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू t प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इज m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1 प्लस 1 इक्वल टू t प्लस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन है सर, अच्छा सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर भी होगा एंड 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, सो दिस विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपका कुछ समथिंग गिवन है, देन एक्स की वैल्यू बतानी। इनवर्स तो निकालना आता होगा आपको, आप कर सकते हो। इसमें मुझे इजी लगता है कि कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्या करता हूँ जनरली, आपको ये चीज तो पता होगी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, इसका आना चाहिए 2x माइनस 0.5। ठीक है, एंड अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं अगर पुट करता हूँ तो इसका मतलब 2x माइनस 5.5 शुड बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब हाफ। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 2x इक्वल टू 0.5 प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0.5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर होगा। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो आप अपना, जो जैसे प्रॉपर इनवर्स निकाल लोगे एंड ऑल, मेहनत करके उससे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, सबसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है, आपको बताना है पॉजिटिवली एंड मोनिटली इंक्रीजिंग कुछ रेंज गिवन है, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स निकाल के करना पड़ेगा। बट आपको ऑप्शन देख के रियलाइज हो रहा होगा कि यहाँ पे रूट्स के अंदर आंसर आ रहे हैं, तो काफी मेहनत लग रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर मेहनत वाले अप्रोच से नहीं कर रहा मैं, बिना मेहनत वाला कि दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट मूव हो कि कुछ थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से अगर हम आंसर कर पाए, उससे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आई होप ये तो पता होगा आपको कि कभी भी आपका एफ एक्स आपका एक क्यूबिक फंक्शन है, समथिंग। ठीक है, आगे कुछ भी हो, अगर इसका कोएफिशिएंट अगर आपका जैसे ए एक्स क्यूब है, अगर एफ ए इज इक्वल टू 0, तो आपका हमेशा ग्राफ ऐसा बनता है कि कुछ ना कुछ होता रहेगा, लास्ट में कुछ ऐसे आएगा, लास्ट वाली रेंज में, और यहाँ वाली रेंज में हमेशा कुछ ऐसे जाता है, बीच में चाहे कुछ भी हो सकता है। ये ग्राफ हमेशा लेफ्ट में ऐसे एंड करेगा एंड राइट में ऐसे एंड करता है। ठीक है,
एंड अगर आपका ए, दिस इज व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। दूसरा है अगर ए लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमारा ग्राफ उल्टा हो जाता है कि यहाँ वाले एंड में ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, एंड यहाँ वाले एंड में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड बीच में कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट, डिपेंड करता है हमारे पूरे फंक्शन पे कि हमारे पूरे फंक्शन के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा एंड ऑल। बट आपका लास्ट वाला पॉइंट हमेशा ये आएगा, एंड फर्स्ट ये वाला, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे आएंगे, मतलब एक्सट्रीम चल रहे हैं, एक में आपका नेगेटिव होगा, एक में पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट वाले में आपका अगर ए ग्रेटर देन 0 तो लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा एंड राइट वाला आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके ऑप्शंस देखो, आपका है पॉजिटिवली इन रेंज, ये वाला मतलब नेगेटिव वाले पार्ट में पॉजिटिव। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या है, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट आप बोल सकते हो मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला केस होगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव आएगा एंड राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऐसा ऑप्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ये तो गलत हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देन आपका ये भी नेगेटिव नेगेटिव यहाँ तक सही लग रहा है, देन यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया, ये भी दोबारा गलत हो गया, ठीक है। अब बच्चे आपके बी और सी ऑप्शन। बी और सी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में नेगेटिव है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे दोनों साइड ही नेगेटिव गिवन है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी गलत है क्योंकि राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव होना चाहिए था, तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। ये मेरे को अभी स्ट्राइक करा है गलती से क्वेश्चन देखे, अदरवाइज तो मैं प्रॉपर मेथड से करने जा रहा था स्टार्टिंग में, बट प्रॉपर मेथड से आपको रियलाइज हो गया होगा अगर आप खुद से भी ट्राई करना कि मैक्सिमम मिनिमम आपको लगाना आता है, जो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन करोगे सॉल्व करके ना, काफी टाइम लगेगा आपको, 5 से 5 मिनट तक लग जाएंगे इस क्वेश्चन अगर प्रॉपर सॉल्यूशन से आप करोगे। ये लॉजिक अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड का था, 10 से 15 नहीं मतलब 15 से 20 सेकंड का आपका क्वेश्चन था, अगर आपको ये वाली लॉजिक पता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला। अगर इस वाले में थोड़ी सी भी डाउट हो ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगर ये वाला पार्ट रिपीट समझ नहीं आया तो मैं आगे कुछ ना कुछ मतलब आपको हेल्प कर दूँ अगर इस वाले में आपको डाउट है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। आपका क्या है, फॉर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर मॉडुलस वाला अगर आपका अप्रोच है जो हमने 11th 12th में पढ़ा था उससे करने बैठोगे आंसर तो आ जाएगा, बट काफी टाइम लगेगा, 3 4 क्या कितने कई 4 5 केसेस बनाने पड़ेंगे, कई सारे निगेट करोगे फिर जाके आपका टाइम लगेगा, और पता नहीं उससे भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। एक और अप्रोच होता है आपका डिस्टेंस वाला अप्रोच होता है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक डिस्टेंस वाला अप्रोच होता है कि मतलब x माइनस ए का मतलब क्या है, x का डिस्टेंस फ्रॉम ए। अगर नंबर लाइन पे मैं a लिखता हूं तो x का a से डिस्टेंस, सिमिलरली x माइनस बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम b। x माइनस सी का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम c, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नंबर्स को नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो सबसे छोटा क्या है इनमें, इनमें सबसे छोटा है c है, सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे c, ठीक है। फिर सबसे बड़ा है इनमें a है, एंड बीच में कहीं b आ रहा होगा, अभी b को भूल जाते हैं, ठीक है। अभी ए और सी पे फोकस करते हैं। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी, इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस चीज की, ठीक है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, ए और सी का अगर मैं चेक करता हूँ बस, इनमें मिनिमम डिस्टेंस तो आपका ए और सी के बीच में कहीं पे भी हो, फॉर एग्जाम्पल
अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से सी से डिस्टेंस इतना आएगा एंड ए से डिस्टेंस इतना आएगा, तो दोनों का डिस्टेंस का सम कितना आ रहा है, दैट सम इज इक्वल टू यू कैन से ए माइनस सी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस सी, मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे एक 0 पॉइंट होगा तो ये लेंथ आपकी ए के बराबर है एंड ये लेंथ आपकी सी के बराबर है, तो ये लेंथ आपकी ए माइनस सी के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूँ, इस पॉइंट में भी दोनों का सम कितना आ रहा है, यही आ रहा है कि दिस प्लस दिस। अभी भी आंसर आपको ए माइनस सी आना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपको मिनिमाइज करना है, जो आप पॉइंट चूज करोगे, आपको इतना तो रियलाइज हो गया कि अगर ए और सी होता इस रेंज के अंदर, आप कहीं पे भी जाओगे आपका डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगा एंड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए माइनस सी। अगर आप मेरे को डिस्टेंस मिनिमाइज करना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि बी को कुछ ऐसी पोजीशन पे फिक्स कर देता हूँ कि मान लेते बी यहाँ पे है एंड अगर जो पॉइंट में जिससे डिस्टेंस चूज करता हूँ उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड सी से डिस्टेंस कितना होगा, सम, वो तो आपका सी माइनस ए के बराबर, सॉरी ए माइनस सी के बराबर होगा एंड बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। आवर टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू a minus 6 and that will be our answer, that is D option। ठीक है, इस मेथड से आपका कम टाइम में हो सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्राई से ए बी की वैल्यू मान हो गया एंड ऑल, काफी टाइम लग जाएगा आपको। आप उससे भी कर सकते हैं, एबीसी की वैल्यू मान के कर सकते हो, बट टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ये वाला आई होप आपको समझ आ गया हो। दोबारा से शॉर्ट में दोबारा से बता रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पे अगर हम बी, हमें मिनिमाइज करना है, अगर मैं बी के अलावा और कहीं मानता है, जैसे ये वाला पॉइंट अगर हम बी के अलावा अगर यहाँ पे मानता तो ये बी से डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आता ना हमारा, तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम नहीं होती। मिनिमम वैल्यू कब हो रही है, जब वैल्यू हमने उसको बी पे भी बिठा दिया कि ए और सी से तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा, वो कहीं पे भी रहेगा, बट अगर वो बी के वहीं पे खड़ा होगा तो बी से डिस्टेंस जीरो हो जाएगा एंड हमारा आंसर भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो डिस्टेंस विल बी ए माइनस सी। आई होप क्लियर होगा।